आज अभी तक की अहम खबरें हैं और मेरा तजिया। सबसे पहले तो आपके सामने तहलका खेज खबर रखेंगे और वो है तारिक खोसा की नई किताब और उसमें दर्ज मालूमात, जिसमें तारिक खोसा ने बहुत सारे मुअज़्ज़िज़ीन के चेहरों से नकाब नोच लिए हैं जो बेनजीर भुट्टो के कत्ल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुलव्वस। ये जो मालूमात है जब आपको देंगे तो आप दंग रह जाएंगे। इसकी एक वजह यह भी है आज इस खबर को कवर करने की, कल 27 दिसंबर जो कि बेनजीर भुट्टो की बरसी थी, उनको 27 दिसंबर 2007 को कत्ल किया गया था। और उसके साथ साथ कल ही डीजी आईएसपीआर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, उससे भी कुछ ना कुछ ममासलत है, ताल्लुक है इस कत्ल का। उसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि आपके सामने और भी कुछ इंपॉर्टेंट खबरें हैं वो भी रखें और डीजी आईएसपीआर कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के ऊपर कुछ तजिया भी रखें। सबसे पहले तारिक खोसा की किताब द फॉल्टरिंग स्टेट ऑफ पाकिस्तान इंटरनल सिक्योरिटी लैंडस्केप, इसके बारे में हाल ही में किस्मत जिमरी ने एक बेहतरीन आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने इस किताब को पढ़ा और इसकी समरी जो है आपके और हमारे सामने रख, तो क्रेडिट किस्मत जिमरी साहब को भी जाता है। हम ये मालूमात आपके सामने रख रहे हैं। इस किताब में तारिक खोसा जो कि साबिक पुलिस ऑफिसर और डीजी एफआईए रहे, डायरेक्टली बेनजीर भुट्टो के कत्ल इन्वेस्टिगेशन करते रहे और यही वजह है कि उनके जो इंकशाफात हैं वो बहुत ही तहलकाखेज हैं। उन्होंने इसमें बताया कि सबसे इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट जो स्टेटमेंट, जो बयान था, वो सेनेटर सफदर अब्बासी और बेनजीर भुट्टो की जो चीफ ऑफ स्टाफ या उनकी करीब तरीन साथी, मोतमदे खास, कॉन्फिडेंट, सबको पता है, नाहिद खान साहबा, जो बाद में नाहिद अब्बासी भी कहलाती, क्योंकि वो सफदर अब्बासी साहब बेगम, उनके जो बयानात थे वो बहुत ही हौलनाक। और उन्होंने ये बताया, स्पेशली नाहिद खान साहबा ने, कि बेनजीर भुट्टो को शार्प स्नाइपर इस्तेमाल कर और इंटेलिजेंस ऑपरेशन की वजह से कत्ल, या उनके कत्ल में स्नाइपर्स इन्वॉल्व थे और इंटेलिजेंस का ऑपरेशन उसके पीछे इन्वॉल्व। अब 2007 में तो ना किसी ने स्नाइपर सुना था ना किसी को समझ। अब डी चौक में जो कुछ हुआ और जो कुछ आपने अनीस सत्ती और बहुत सारे दूसरे शहीदों के साथ देखा, अनीस सत्ती के तो वालिद पास बैठे हुए थे जब स्नाइपर ने उनको शूट किया, और अब लोगों को पता है कि स्नाइपर क्या होते हैं, कौन उन्हें इस्तेमाल करता है, किस मकसद के लिए इस्तेमाल करता है और किस तरीके से लोगों को कत्ल किया जा सकता है। तो जो इनकी स्टेटमेंट थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, जिसमें उन्होंने खोल के इशारा जो है वो उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट की तरफ कर दिया था। फिर उसके बाद कुछ आपको इंफॉर्मेशन ये दे देते हैं कि जब उनका कत्ल भी हुआ तो उसके बाद फौरी तौर पर वहां पर जो जाए वकुआ उसको धो दिया। तमाम सबूत, जिस तरीके से डी चौक तमाम सबूत गायब किए गए हैं, बिल्कुल इसी तरीके से बेनजीर भुट्टो की जो कत्ल, जहां पर शहादत हुई, जहां पर कत्ल किया गया था, उस इलाके को, उस वाक़े की जगह को, उस जाए वकुआ को फौरन धो दिया गया था और तमाम जो शहादत उनको मिटा दिया गया था, बिल्कुल जिस तरीके से डी चौक में किया गया। उसके बाद आपको याद होगा कि यूएन का एक कमीशन आया, चिली के एक रहने वाले उसको हेड कर रहे थे। उन्होंने अपने खुफिया खत जो कि उन्होंने वजीर आजम पाकिस्तान को लिखा और उसके अलावा उन्होंने जो तारिक खोसा साहब तक इन्फॉर्मेशन पहुंच, उसमें तारिक खोसा बताते हैं कि जो चिली रहने वाले जो सरबराह थे उस यूएन कमीशन जो बेनजीर भुट्टो के कत्ल को इन्वेस्टिगेट कर रहा था, उन्होंने लिखा कि किसी हुकूमत का ना दिल है ना कोई हुकूमत करना चाहे बेनजीर भुट्टो के कत्ल कोई भी इन्वेस्टिगेट ना करना चाहता है ना आने वाले वक्त करना चाहेगा। यही उन्होंने देखा। यहां पर यह इंपॉर्टेंट बात है कि जब वो पाकिस्तान में इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो 2008 से लेकर 2013 के दरमियान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत, फिर इन्होंने ये कहा कि जितनी भी सहूलतकारी करने वाले तमाम के तमाम लोग या जो लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनको एक एक करके कत्ल कर, अगर कोई गवाह था इस कत्ल का या इस कत्ल के अंदर पैसा लगाया था या इस कत्ल के अंदर कोई किसी तरह से भी इस्तेमाल हुआ था और उस तक इन्वेस्टिगेशन पहुंच एफआईए की या यूएन या कोई भी इन्वेस्टिगेशन का जो भी फोरम था, वो इन गवाहों से अगर कुछ पूछता, इससे पहले ही इनको कत्ल कर दिया गया। कुछ को ड्रोन हमलों में कत्ल किया गया, कुछ को और तरीकों से कत्ल किया गया, लेकिन इन तमाम लोगों को कत्ल करके बेनजीर का जो कत्ल था उसके काम को मुकम्मल तौर पर ऊपर ताला लगा दिया गया कि वो कभी भी गुत्थी सुलझ ना सके। और ये सब कुछ हुआ, ये ध्यान में रखना आप, ये सब कुछ हुआ पीपल्स पार्टी हुकूमत के अंदर, और पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने उफ तक नहीं किया, पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं किया। उन्होंने ये बताया कि पीएमएलएन, ये तारिक खोसा कहते हैं अपनी किताब, पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के पास तमाम रिसोर्सेज, क्योंकि चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी के बाद जो बेनजीर भुट्टो थी वो मरियम नवाज फुप्पो ठहरी थी। मरियम नवाज उन्हें फुप्पो कहती थी, नवाज शरीफ उन्हें बहन कहना शुरू हो गए थे। दूसरी तरफ उनके बेटे को वसीयत में पार्टी मिली थी, उनके शौहर जो हैं वो सदर पाकिस्तान थे। हुकूमत पीपल्स पार्टी 8 से 13 तक, और यूं 8 से 13 पीपल्स पार्टी, 13 से 18 नून लीग। इन 10 सालों में इन दोनों पार्टीज ने बेनजीर भुट्टो के कत्ल के ऊपर कोई जो है वो ना इन्वेस्टिगेशन करवाई ना उसे सीरियस लिया। फर्दर वो बताते हैं कि ऐसे तमाम ऑफिसर्स जिन्होंने खलूसे नियत से, तारिक खोसा ये कहते हैं, कोशिश कि किसी तरीके से वो इस कत्ल का सराग लगाएं या इसमें थोड़ा आगे बढ़े, तो उनको उनके ओहदों से हटा दिया गया, जिसके बारे में भी ये पता चला कि वो कोई ना कोई काबिल जिक्र काम कर लेगा या शायद कातलों को किसी तरह से ढूंढ ना ले। फिर उन्होंने कहा कि इसमें ड्राइवर जावेद जो था, उसका जो बेनजीर भुट्टो का ड्राइवर था जावेद, उसका बयान बड़ा इंपॉर्टेंट था। एसएसपी सिक्योरिटी इम्तियाज का बयान बहुत इंपॉर्टेंट, नाहिद खान साहबा और सफदर अब्बासी का हम आपको पहले ही बता चुके, अमीन फहीम साहब का बयान भी बहुत इंपॉर्टेंट था। शहरी रहमान साहबा हाल ही में जिनका पता चला कि जना इनके नाम पर वो अमेरिका से पैसे लेती हैं और उनकी भी आपके सामने दुर्गत बनी है रिचर्ड ग्रेनल से, उनका भी बयान था और उन्होंने भी कहा कि गोली लगने से, मतलब वही स्नाइपर वाली थेरी, गोली लगने से जो है वो कत्ल हुआ था। इन तमाम के बयान जो थे, इसके साथ साथ वो ये कहते हैं कि जो एक चंद लोग थे जो उन्हें उस कत्ल के अंदर मुलव्वस थे या मुलव्वस होने का खदशा था, उन तक
तक जब इन्वेस्टिगेशन के इदारों ने पहुंचने की कोशिश तो उन्हें रस्ते से हटा दिया गया। उन्होंने नाम लिए एतजाज शाह का, शाह जमान का, शेर जमान का। उसके बाद उन्होंने कहा कि इबादुर रहमान जो जिसका मालाकंड से ताल्लुक था और उन्हें लगता था कि बेनजीर के कत्ल में ये मेन कड़ी, ये मेन शख्स था जो बेनजीर के कत्ल में मुलव्वस था, और इन तक इससे पहले कि इन्वेस्टिगेशन एजेंट या एफआईए या पुलिस पहुंच, उससे पहले ही उन्हें खैबर एजेंट एक ड्रोन हमले के अंदर मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुस्तफा अबू यजीद, जिसके बारे में, जिनका अलकायदा से ताल्लुक था, जिसके बारे में कहा जाता था कि ही प्रोवाइडेड फाइनेंशियल सपोर्ट या फाइनेंसेस उन्होंने प्रोवाइड किए इस तमाम कत्ल के लिए, उनको भी 2010 में नॉर्थ वजीरिस्तान में ड्रोन हमले के अंदर कत्ल कर दिया गया। तो यूं तमाम के तमाम लोग जो इस कत्ल के साथ, जिनका कोई ताना बाना था, कोई गवाह था, किसी ने पैसा दिया था, कोई मुलव्वस था, किसी ने प्लानिंग की थी, इससे पहले कि उनको इन्वेस्टिगेट किया जाता, उन सबको कत्ल कर दिया गया, उनको रिमूव कर दिया गया ताकि इस कत्ल पर हमेशा के लिए पर्दा पड़ जाए। फिर उन्होंने कहा कि रहमान मलिक साहब से हमने 5 डॉक्यूमेंट मांगे, उन्होंने एक भी प्रोवाइड ना किया। एक तो हमने वो खत मांगा जो बेनजीर ने मुशर्रफ के नाम लिखा था और उसमें कहा था कि 3 लोग मेरे कातिल होंगे अगर मैं कभी कत्ल हुई, वो खत मांगा। फिर जो मार्क सीगल को उन्होंने खत लिखा था वो मांगा, वो भी ना दिया गया। फिर जो विल थी जिसके तहत पार्टी विरासत के तौर पर जैसे प्लॉट या कोई बिजनेस या कोई कारोबार या दुकान बच्चों के नाम ट्रांसफर होती है, उन्होंने पीपल्स पार्टी अपने बेटे बिलावल के नाम क्लेम किया जाता है कि ट्रांसफर कर दी, वो विल मांगी गई, वो भी ना दी गई। और इसके अलावा जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट की खतो खताबत रहमान मलिक, क्योंकि उनके सिक्योरिटी चार्ज भी थे, वो खतो खताबत मांगी गई, रहमान मलिक जवाब दिया, कभी सीरियस नहीं लिया। अब तो रहमान मलिक भी अल्लाह के सामने पहुंच चुके हैं, वफात पा चुके हैं, अल्लाह उनकी मगफरत करे। और अब हो सकता है बेनजीर भुट्टो साहबा को वही जवाब दें कि उन्होंने ये डॉक्यूमेंट जो है ये तारिक खोसा साहब या इनको क्यों सप्लाई नहीं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे तमाम लोग जो कोई भी काम करना चाहते थे, जैसे मैंने आपको कहा अफसरान, उनको फौरी तौर पर बदल। अब ये सारा किस्सा आपको क्यों सुनाया? 2 बात। एक तो कल बिलावल जरदारी दोबारा बहुत बड़े इनकलाबी होने के दावे कर और लाड़काना में खड़े होकर दोबारा अपनी अम्मा जान की जो कुर्बानी है, शहादत है, कत्ल है, उसका दोबारा से क्रेडिट ले रहे थे या सियासी कैपिटल ले रहे, बता रहे थे कि हम शहीदों की हैं जमात हैं, हम बिल्कुल मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की जमात नहीं है, हम फॉर्म 47 वाले नहीं हैं। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले 26वीं आईनी तरमीम पर कह रहे थे कि हम ये तरमीम जोर जबरदस्ती करेंगे और यही हमारी जमहूरियत है। उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए वो ये है कि बिलावल जरदारी साहब आज स्नाइपर वालों की झोली में बैठे और स्नाइपर वालों प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनके लिए स्पोक्स पर्सन बने हुए। ना सिर्फ बिलावल जरदारी खुद बल्कि उनकी पूरी की पूरी पार्टी, कमरुज़्ज़मान कायरा लें या दूसरे लोग लें, वो तमाम के तमाम आज स्नाइपर प्रोवाइड कर रहे हैं। हालांकि स्नाइपर से इनकी वालदा का कत्ल हुआ है और आपके सामने सारी मालूमात तारिक खोसा साहब की किताब रखी है। अच्छी किताब है, जरूर पढ़िए अगर आपको मौका मिले। मैं भी इसको पढ़ने का इरादा रखता हूं अगले चंद दिन के अंदर। कॉपी मैंने मंगवाई है, इसके अंदर से जो मजीद मालूमात निकलेंगी वो आपके सामने रखें। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर जो है वो वसीम बदामी साहब का एक शोध हस्बे तौफीक हस्बे तवक्को जो पाकिस्तान में होता है। पाकिस्तान में मीडिया का अजीब ही रिवाज है, जिसके मुंह में जो आता है वो बैठ के बोल देता है बगैर सबूत। और पूरी दुनिया में मीडिया में लोग चीजें बोलते हैं, लेकिन जो जर्नलिस्ट बैठा होता है, जो एंकर होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि अगर किसी गैर मौजूद में कोई बात बोली जाए तो वो फिर उसको चैलेंज करता है और कहता है कि ये बात आप क्यों कर रहे हैं, इसका सबूत दें। हाँ, वो अलग बात है अगला सबूत ना दे, लेकिन एंकर जरूर उसको एट द स्पॉट पूछता है और स्पॉट पे रखता है और फेयर कमेंट्री करता है ताकि देखने वाला ये समझ जाए कि उसके बगैर बात। हनीफ अब्बासी हस्बे तौफीक, अब आप चेक कीजिए रिचर्ड ग्रैनल पर बात भी कौन कर रहा है। हनीफ अब्बासी साहब, जिनको लोग कहते, मैं तो नहीं कह सकता, बुरी बात है सियासतदान को, लेकिन एफिड्रीन अब्बासी कहते हैं। एफिड्रीन के केस के अंदर इनको सजा भी तकरीबन हो गई थी। फिर बाद आपको पता है कि वो फौज का अदारा होता है जो बनाता है, जिसने राणा सनाउल्लाह पर भी केस बनाया था। फिर इनको छोड़ दिया गया जब एनआरओ हुआ, तो फिर जहां सबको माफी मिल, साथ मेरा ख्याल इनको भी माफी मिल गई। लेकिन भारत, उन्होंने कहा कि जो रिचर्ड ग्रैनल है, उनके कारोबारी ताल्लुकात, उनके खानदानी ताल्लुकात, उनकी दोस्ती भी है गोल्ड। अब जब वो ये बातें कह रहे थे तो हस्बे आदत हमारे जो मीडिया में चलता है, जो एंकर पर्सन हमारे मोहतरम वसीम बदामी साहब, उन्होंने उसके ऊपर को बिल्कुल काउंटर नहीं किया कि क्या सबूत है आपके। उन्होंने ये जरूर कहा कि कैसे हैं उनके ताल्लुकात, आप कैसे कह, लेकिन उन्होंने कहा बहुत ताल्लुकात हैं, लेकिन फिर उन्होंने कोई सबूत नहीं मांगा। और उसका फिर अंग्रेजी में उन्होंने ट्वीट भी किया, और फिर जब अंग्रेजी में ट्वीट किया तो रिचर्ड ग्रैनल ने ऊपर ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि मैं किसी गोल्डस्मिथ नामी शख्स को ना जानता हूं, ना मेरे ताल्लुकात, ना मैंने कभी मेरा खानदानी ताल्लुक है, ना कभी। अब किस तरह के उन्होंने जो कहा मैं रिपोर्ट कर देता हूं, बहुत ही उन्होंने सख्त बातें वसीम अब्बासी साहब, वसीम बदामी साहब, अब्बासी साहब कह दिया, वो एक और वसीम बदामी साहब को कही है। उन्होंने वसीम बदामी साहब को कहा कि आप अपने आप को जर्नलिस्ट कहते हैं, मुझे तो नहीं लग रहा आप जर्नलिस्ट, क्योंकि जर्नलिस्ट तो हमेशा फेयर कमेंट्री करता है और आपने तो उनसे सवाल ही नहीं पूछा आगे। उन्होंने मेरे पे इल्जाम लगाए और आप खामोश सुनते रहे। कोई भी और दुनिया में जर्नलिस्ट होता तो वो सबूत मांगता। मतलब कि आज शहरी रहमान साहबा के बाद हमारे दोस्त, हमारे प्यारे मित्र जनाब वसीम बदामी साहब भी रगड़े गए हैं रिचर्ड ग्रैनल साहब के हाथों। चलें, प्रोग्राम कर लिया था, अंग्रेजी में ट्वीट ना करते तो अच्छा होता। ट्वीट करके मेरा ख्याल है उन्होंने अपने लिए, मैं यही कहूंगा, सख्ती का बायस बने हैं अपने लिए। और अब मजीद बात करेंगे तो हर लिहाज से मैं, क्योंकि हमारे दोस्त हैं, तो मैं बदामी साहब की कहूंगा कि इवन जो आपका ट्वीट था जिसमें आप अंग्रेजी जुबान में लिख रहे हैं, वो तमाम एलिगेशन जो क्लिप के अंदर हनीफ अब्बासी बोल रहा है, लेकिन आप उन्हें इन्वर्टेड कॉमास नहीं डाल रहे। आप ये नहीं कह रहे जगह जगह पे हर फुल स्टॉप से पहले नहीं कह रहे कि एलिजेड या हनीफ अब्बासी का क्लेम, या उसके अंदर आप राय नहीं दे रहे एज अ जर्नलिस्ट कि उन्होंने कोई सबूत किया, मेरे
मेरे पूछने पर, लेकिन उन्होंने ये क्लेम किया, ये किया, हनीफ अब्बासी ये क्लेम किया, बजाय इस तरह से लिखने के आपने तमाम इल्जामात लिखे और नीचे छोटा सा पाकिस्तान में तो चलता है, गोरों को इसकी आदत नहीं है। बदामी साहब ने शायद फिर गोरों के देश पे कभी रिपोर्टिंग की होगी, इसलिए हमारे दोस्त वहां पर रगड़े गए हैं। अब वो कहेंगे जरूर वापस रिचर्ड ग्रैनल को कि मैंने नहीं, ये तो हनीफ अब्बासी साहब ने बातें कही, लेकिन लिखी आपने है और लिखी इस तरह से है कि जैसे आप ही कह रहे हैं। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अगली खबर शेर अफजल मरवत साहब हैं। उन्होंने अबसार आलम के प्रोग्राम में गए हैं और वहां पर उन्होंने क्या बात की है मैं आपके सामने रख देता हूं, उसके बाद इस पर तज्जिया करें। मुझ जैसे अनासिर होते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, ऐसे हैं और इनकी काविश और कोशिश ये होती है कि ये हमारी सोशल मीडिया के तोपों का रुख जो है वो कभी फौज की तरफ ना हो। ये हमारी कोशिश रहती है। हमारी नाकाम हो गई कोशिश? नहीं, नाकाम नहीं हुई है। हमने बहुत सारी ये कोशिशें हमारी कामयाब हुई हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड माफिया है जो सोशल मीडिया में ऐसे लोगों को जिनके अपने इंटरेस्ट हैं, बैरून मुल्क बैठे हुए हैं, बिगोड़े हैं, और उनका नाम क्यों नहीं लेते आप यहाँ पे नाम लेते हैं? नहीं, क्यों नहीं लेते हैं? ये आदिल राजा, ये हैदर मेहदी और इसके अच्छा, मैं आपको देखें ना, ये ईमानदारी है तो फिर आप कौन को ईमानदारी से सारे नाम बताएं। ये जितने भी मुहीद पीरजादा, साबिर शाकिर, मैं आपको अर्ज करूं, देखिए अजहर मशवानी, वो एक और जिब्रान इलियास, नाम लेना फिर आप भी। मैं आपको अर्ज करूं, बहुत सारे लोगों की इंतकाम को मैं भुगत भी रहा हूं। हाँ, ये बात सही है, ठीक है ना, कि सोशल मीडिया पे हर वक्त मेरे खिलाफ कोई ना कोई कंप्लेन। सुन लिया आप। अब मैं ज्यादा तज्जिया इसलिए नहीं करूंगा कि शेर अफजल मरवत साहब के साथ बहुत सारे लोगों का बड़ा ही शॉर्ट टर्म रोमानवी किस्म का अफेयर चला। जब पूरे केपीके के अंदर और पाकिस्तान के अंदर तमाम लोगों के ऊपर जिंदगी तंग, लोग सांस भी नहीं ले सकते, बाहर निकलते थे पुलिस गिरफ्तार कर लेती। उस जमाने में शेर अफजल मरवत साहब के पास ये सहूलत कि वो जलसे भी कर सकते थे, बाहर भी निकल सकते थे। उन्हें लाहौर में पुलिस ने पकड़ा था तो दूसरे दिन छोड़ दिया था, तो वो एकदम से आप सबके बहुत हीरो बने और आप सबके वो बहुत आपका उनके साथ एक उनस का रिश्ता है। इसलिए मैं कोई बहुत नेगेटिव इसके ऊपर तज्जिया नहीं करूंगा, सिर्फ यही कहूंगा कि उन्हें एक तो अबसार आलम के शो पर नहीं जाना चाहिए। अबसार आलम मशहूर जमाना, मैं यही कहूंगा कि टाउट है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दुश्मन है, सहाफी नहीं। नून लीग के वो हरावल दस्ते का हिस्सा है और अरशद शरीफ शहीद इसे बुकिया कहते थे। नून लीग का ये पेमरा का चेयरमैन रहा है और आपके सामने ये नून लीग के जो अपने ऑफिशियल पोजीशन होल्डर हैं उनसे आगे जाके शरीफ खानदान इन्होंने सर्व किया। और अबसार आलम का खुद वीडियो बयान है कि मैं अब सहाफी नहीं हूं, मैंने अब सियासत मीन की गवर्नमेंट ज्वाइन कर ली, मैं कभी सहाफत में वापस नहीं आऊंगा, थूक के माजरत के साथ इन्होंने चाटा है। और जितनी तेजी से शेर अफजल मरवत ऊपर गए थे, मैं बहुत एहतराम से कहूंगा कि वो उतनी ही तेजी से नीचे आ रहे हैं और वजूहात यही हैं कि वो अपने जो चाहने वाले लोग हैं उनके जो उनके एहसासात, जो फीलिंग्स हैं, उनको वो हर्ट कर रहे हैं, जो कि उन्हें नहीं करनी चाहिए। मैं सख्त तनकीद इसलिए नहीं करूंगा कि वो अभी भी मेरी पार्टी के अंदर है, मेंबर नेशनल असेंबली हैं और मैं सिर्फ आपके सामने ये वीडियो रखूंगा और मैंने सिर्फ यही कहा है अपनी तरफ से कि मेरा जाती मशवरे में उन्हें अबसार आलम शो पर नहीं जाना चाहिए था और अगर गए भी थे तो वहां अपने सोशल मीडिया के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। अगर की गई तो फिर जो उनके अपने लोग थे, जैसा कि जिब्रान हो या मैं हूं या कोई, तो उन्हें ऑन करना चाहिए था, मुंह भर के ऑन करना चाहिए था, पूरे कॉन्फिडेंस से ऑन करना चाहिए था, क्योंकि उनका तो जो पोजीशनिंग है वो सबको पता है कि उनकी तो टार्जन वाली है, उनकी तो सुपरमैन वाली है। लेकिन कल कुछ वो उड़े उड़े से लगे, बहके बहके से लगे। मुझे समझ नहीं कि उन्होंने ये सब क्यों किया, अपना इस कदर नुकसान क्यों कर रहे हैं, पार्टी का नुकसान क्यों कर रहे हैं। आगे चलते हैं। अगली खबर ये कि शाहजेब खानजादा के शो में उन्होंने एक और क्लेम कर दिया और वहां पर उन्होंने कहा कि इमरान खान ने अभी तक तरसीलात रेमिटेंस को रोकने की कॉल नहीं। जी मैं आपको अर्ज कर रहा हूं ना कि ऑफिशियल ये मुज़ाकरात के हवाले से बात है, लेकिन रेमिटेंसेस पे मैं नहीं समझता हूं कि अभी तक जो है कोई फंक्शनल कॉल दे दी गई है कि जी आप रेमिटेंसेस जो है इमीडिएटली स्टॉप कर दें। और ये मेरा ख्याल है कि मुज़ाकराती कमेटी को टाइम दिया गया है कि वो किसी एक नतीजे पे पहुंच, जो कि हकीकत नहीं है। ये सरासर दरोगोई है, ये सरासर गलत बयान। इमरान खान कॉल दे चुके, अलीमा खानम साहबा जो है वो जेल के सामने इसकी तकरीर कर चुकी, मैं भी इसके ऊपर ट्वीट कर चुका, हमारी पॉलिटिकल कमेटी भी इसके ऊपर फैसला कर, और भरपूर तरीके से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं पूरी कौम से कि रेमिटेंसेस जो है उसको रोक दें जो ओवरसीज पाकिस्तानी है, और जिस कदर रोक सकते हैं उस कदर रोकें, ताकि ये एक तरीका है कि आप अपनी आवाज मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के सामने बुलंद कर सकें और जो ये जुल्म हो रहा है उसे रोक सकें। बहरहाल ये भी उन्होंने उस प्रोग्राम के अंदर कहा। आगे चलते हैं। जावेद लतीफ साहब ने एक बयान दागा है और ये दो बयान रखूंगा मैं आपके सामने। एक मैं बयान रखूंगा आपके सामने बड़ा इंपॉर्टेंट है राना सनाउल्लाह का, और एक जावेद लतीफ ने कहा है कि हमें गैरत की मौत चाहिए, खैरात वाली जिंदगी, गैरत की मौत चाहिए, खैरात वाली जिंदगी नहीं चाहिए। हाँ, खैरात 17 सीटों पर फॉर्म 47 की हुकूमत मिल जाए तो बल्ले, खैरात की हुकूमत लेनी है लेकिन खैरात में जिंदगी नहीं लेनी, मौत। अल्लाह आपको लंबी जिंदगी दे। अगर ये वाले हालात होते तो आप तो कब के वफात पा चुके होते, क्योंकि गैरत का सौदा तो बहुत दफा किया जा चुका। सियासी गैरत ही कहूंगा, मैं बात नहीं कहूंगा, आपने कही है, वैसे आपको ये अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, आप पर जचते नहीं। और दूसरी बात ये है कि जब आपको एस्टैब्लिशमेंट ने ये इलास्टिक वाली शलवार पहनाई, जावेद साहब जैसे छोटे बच्चों को पहनाते हैं, तो आपको ये पता है कि किसी टाइम सियासी शलवार की बात कह रहा हूं, बिल्कुल आप असली शलवार की तरफ ना चले जाइएगा। तो एस्टैब्लिशमेंट इस सियासी शलवार को कभी भी खींच सकती है नहीं, इलास्टिक पहनी हुई है, सरे बाजार
बाजार उतर जाएगी, इसलिए ये खैरात से भी बदतर है जो आपने किया है। लेकिन आप बहकी स्टेटमेंट देते हैं। और उन्होंने ये कहा है कि अगर ये जो मुज़ाकरात एस्टैब्लिशमेंट, उनका इशारा ये है कि एस्टैब्लिशमेंट जबरदस्ती ये मुज़ाकरात कर, और अगर इमरान खान को जेल से रहा किया गया तो कौम इसके खिलाफ खड़ी। कौन सी कौम? नवाज शरीफ तो खुद कह बैठे हैं कि नवाज शरीफ कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ। कहते हैं जब मैंने मुड़ के देखा तो कोई कौम नहीं। कौन सी कौम? कौम तो आपको छोड़ चुकी है और आप कौम को छोड़ चुके, तो फिर कौन सी कौम आपके साथ खड़ी है? बहरहाल अगली जो स्टेटमेंट है वो राणा सनाउल्लाह की है और बहुत ही मरबूत स्टेटमेंट है, जो हम आपको खबरें देते थे कि डील ऑफर की जा रही है इमरान खान को और दबे पांव बैकडोर में डील ऑफर की जा रही है। वो अब आखिरकार राणा सनाउल्लाह नून लीग ने ऑफिशियली इमरान खान को डील ऑफर कर। क्या कहते हैं सुन। आप चलो अडयाला में नहीं रहना चाहते तो चलो अपने घरों में आ जाए, अपने शहरों में आ जाएं, लेकिन हमें जो है वो 5 साल सुकून से हुकूमत करने दें। सुन लिया आपने, उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में कहा कि आप अडयाला जेल नहीं रहना चाहते, अपने घर जाना चाहते हैं तो चले जाएं, बस हमें हुकूमत करनी। अब आप सोच लीजिए कि इतने मजबूर हैं, इमरान खान के तकरीबन पांव पड़ रहे हैं कि हम आपको छोड़ देते हैं, बस हमें हुकूमत का मतलब इनका ये कि हमें जेल ना भेजें। इनको भी पता है कि हुकूमत तो 2.5 साल इनका सौदा है, 2.5 इनका 2.5 बिलावल का। इनका मकसद सिर्फ ये है कि इन्हें अब कहीं जेलों में ना जाना पड़े। तो ये जो हम आपको बताते हैं कि डील ऑफर होती है और इमरान खान इनकार करते हैं, अब नून लीग ने बाज़ाब्ता तौर पर उसका ऐलान भी किया है और ये भी बताया है कि इमरान खान उसको मान नहीं रहे। अच्छा जी, आखिरी खबर आपके सामने रखनी है और वो ये है कि रिचर्ड ग्रैनल के ऊपर जो चौधरी निजामुद्दीन साहब का बेनामी मीडिया ब्रिगेड है उसने हमला करना है। बेनामी मीडिया ब्रिगेड में कौन है? सायरा है, मायरा है, तूबा है, महविश है, बिया है, मैरी है, सीना कौसर है, उम्मे हरीम है। इन सब के निशाने पर अब रिचर्ड है। रिचर्ड को वो टैग कर रहे हैं और रिचर्ड पर अटैक कर रहे हैं। ये तमाम जाली अकाउंट जो है ये हमारी मिलिट्री स्टाफ की तरफ से बनवाए हुए हैं। याद कीजिए उम्मे हरीम का अकाउंट इससे पहले पकड़ा भी गया था। जब से पकड़ा गया अब उम्मे हरीम थोड़ी सी बेचारी खामोश रहे।